हेलो गाइस, मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन चैनल, यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रियल रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो की तरफ जाने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है, बड़ी इसकी रिकमेंडेशन आई थी, बड़े लोगों ने, बड़े दोस्तों ने कहा कि जो है ना सैयद मुजम्मल की जो है ना वीडियो आई है तो इसको लाजमी करें। तो हमने क्या चले कर लेते हैं। उसका टाइटल है वो स्टार्टेड दी 1965 इंडो पाक वार। तो वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। रुखसार भाई जो हैं वो किसी वाले से आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो हम दोनों ही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन पसंद आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पर हमला कर देती है, जिसमें से पहला बॉर्डर जिसका इंतखाब किया जाता है वो लाहौर का, और दूसरा सियालकोट का, तीसरा राजस्थान का बॉर्डर था। इसके रहते हुए पाकिस्तान में आज तक ये बताया जाता है कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमला कर दिया और हमने बहादुरी से उसको डिफेंड किया। डिफेंड ज़रूर किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता अनफॉर्चुनेटली कि इस जंग को शुरू करने वाला कौन था, और साथ साथ ये कि अगर शुरू हमने की तो हमारे हिस्से में क्या आया, कितना नुकसान हुआ, ये जंग कौन जीता, आया स्टेलमेट हो गई या भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया, और इसके रिपरकशंस क्या हुए, और पाकिस्तान की रियासत क्या आज तक इस वॉर मेंटालिटी से रिकवर कर पाई है या नहीं। आज इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपको ये हालात समझना पड़ेंगे कि 65 से पहले का पाकिस्तान और भारत था कैसा। मिड 50s में आफ्टर पाकिस्तान फॉट अ वॉर इन 48 विद इंडिया ओवर कश्मीर, पाकिस्तान अलाइंसेस का हिस्सा बनना शुरू हो गया अमेरिका की। भारत रहा नॉन अलाइंड, यानी कि भारत ने ना रूस को सपोर्ट किया ना अमेरिका को किया। पाकिस्तान ने सर्द जंग में, जो कि अमेरिका और रूस के दरमियान थी, वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया, सीटो और सेंटो साइन किया। बदले में बहुत सा पैसा फ़्लो इन कर रहा था, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा था, डैम्स बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है वो अमेरिका से फ़्लो इन कर रहा था। तो पाकिस्तान को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करते हुए देखा जा सकता था। इसी के रहते हुए पाकिस्तान में एक एडेड कॉन्फिडेंस था दैट वी कैन compete with our इंडियन काउंटर पार्ट्स। नंबर 2, अर्ली 60s में साइनो इंडियन वॉर होती है, यानी कि भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट पर जंग का आगाज़ होता है, जो कि भारत ये जंग हार जाता है। इसको देखते हुए पाकिस्तान कॉन्फिडेंट फील करता है कि नाउ वी कैन ऑल्सो डोमिनेट इंडिया लाइक चाइना हैज़ डन सो। ये नहीं सोचते कि चाइना और पाकिस्तान में कितना बड़ा फ़र्क है। इसके बाद पाकिस्तान ये भी फ़ील करता है कि कश्मीर के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद है अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि तकरीबन 20,000 गुरीला फ़ाइटर्स वहाँ पर तैयार हैं अगर कोई भी जंग होती है हिंदुस्तान से लड़ने के लिए। ये रिपोर्ट्स भी पाकिस्तान को मिलती हैं। साथ साथ ये कि रन ऑफ कुछ की लड़ाई होती है, यानी कि ये रन ऑफ कुछ का वो एरिया है जो कि सिंध और कुछ के इलाके को सेपरेट करता है। यहाँ पर स्वाम्प्स थे, और इसके अलावा ऐसा एरिया था जहाँ पर काफ़ी एम्फिबियस लैंड थी। तो ये देखते हुए स्प्रिंग 1965 में एक बॉर्डर एस्केलेशन एक डिस्प्यूट में कन्वर्ट होती है। पाकिस्तान और भारत की फ़ौज की लड़ाई होती है। ये 65 की जंग से पहले की बात कर रहा हूँ। इस लड़ाई में इंडियन फोर्सेस विड्रॉ कर जाती हैं। मार्शलैंड पाकिस्तान के हिस्से में तकरीबन 40 मील तक का इलाका आ जाता है। इससे पाकिस्तान की फ़ौज कॉन्फिडेंट फील करती है कि अगर हम रन ऑफ कुछ में डोमिनेट कर सकते हैं फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम ओवरऑल भारत को डोमिनेट क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन की तरफ से मीडिएशन होती है रन ऑफ कुछ के इलाके के ऊपर, और पाकिस्तान को नॉर्दर्न हाफ दे दिया जाता है, रन का इलाका, ठीक है। और ये सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद पाकिस्तान में जो हॉकिश एलिमेंट्स थे पाकिस्तान में गवर्नमेंट की काबीना के अंदर या मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो प्रोपोनेंट बन जाते हैं भारत के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जंग का आगाज़ करने में। अब बहुत से लोगों का तासुर ये है कि अयूब ख़ान ने सिंगल हैंडेडली इस जंग का आगाज़ किया, जो कि बिल्कुल गलत है। अयूब ख़ान एज अ मिलिट्री डिक्टेटर वाज नॉट एडवेंचरस व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री डिज़ाइंस। उनको कोई ख़ास शौक़ नहीं था कि मैंने एक्सपेंशन करनी है या मैंने भारत पर अटैक करना है। इनफैक्ट वो ऐसे जनरल थे जो कि एक लिमिटेड माइंडसेट में रह के ऑपरेट करने के आदी थे, जिनको एक्सपेंशनिज़म से कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन विलन्स कौन साबित हुए? वो हुए भुट्टो साहब, जिनको हम बहुत बड़ा डेमोक्रेट समझते हैं। उनके वॉर जिंगोइज़म का कोई लिमिट ही दिखाई नहीं देती इस केस के अंदर। उसकी वजह यह है कि ट्रॉयका था बेसिकली। एक थे अयूब ख़ान, दूसरे थे भुट्टो साहब, और तीसरे थे अज़ीज़ अहमद, जो कि इंडियन अफेयर्स के एक्सपर्ट थे और एडवाइज़र थे अयूब की काबीना के अंडर। ये तीनों
इन तमाम नेगोशिएशंस का आगाज़ करते हैं जो कल को जाके ऑपरेशन जिब्राल्टर में कन्वर्ट होती है। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की तारीख़ का वो हिस्सा है जो यहाँ बच्चों को बताया नहीं जाता, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता, ताकि ये साबित ना हो सके कि इस जंग का आगाज़ हमने किया था। लेकिन आप सबको इस बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके लिए बहुत सी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मैग्निफिसेंट डिलूजन्स है हुसैन हक्कानी साहब की, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट किताब है, इंडिया पाकिस्तान एंड दी अनएंडिंग वॉर्स बाय विक्टोरिया स्कॉफील्ड, ये बहुत अच्छी किताब है, ये पढ़ सकते हैं। साथ साथ ये कि उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अल्ताफ़ गौहर की तरफ से लिखी गई किताब अयूब ख़ान द फर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस किताब में बहुत लंबी चौड़ी तवील डिटेल है जो कि इस जंग के बारे में बताती है। कमिंग बैक टू द ट्रॉयका, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भुट्टो साहब कन्विंस करने की कोशिश का आगाज़ कर देते हैं अयूब ख़ान साहब को। अयूब ख़ान सस्पिशियस थे कि करना क्या है, लेकिन भुट्टो ने उन्हें किस तरह कन्विंस किया, इस तरह कि उन्होंने कहा कि रिजेंटमेंट मौजूद है कश्मीरियों के अंदर भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़, तो अगर हम LOC से कुछ लोगों को उस पार भेज दें डिस्गाइज तरीके से बग़ैर मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के और उनको ओन ना करें, ये कहें कि वो लोकल्स हैं और वहाँ जाके एक रेबेलियन को स्टिरअप करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि पूरा कश्मीर उठ खड़ा हो भारत के ख़िलाफ़ और वहाँ पर मौजूद जो लोकल गुरीलाज हैं वो भी हमारा साथ दें, और साथ साथ ये कि हम कश्मीर को डोमिनेट करके ओवर पावर करके इंडिया से इसको काट के अपनी यूनियन का हिस्सा बना लें। तो ये प्लान पिच करना शुरू होते हैं भुट्टो साहब, अज़ीज़ अहमद साहब। और साथ साथ इस प्लान को पिच करने के लिए जिसने भुट्टो साहब का बहुत साथ दिया वो थे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जो कि कॉपरेट करते रहे भुट्टो साहब के साथ। और भुट्टो साहब ने और अख्तर हुसैन मलिक साहब ने बहुत सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी फैब्रिकेट करके पेश किया कि वहाँ पर हज़ारों लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हम आएंगे तो रिबेलियन हो जाएगा। और साथ साथ ये कि भुट्टो साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कन्वेंशनल वॉरफेयर इज़ नॉट इनफ़, हमें अनकन्वेंशनली लड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं जिससे इंसाइटमेंट हो जाए लोकल्स की और वो हमारा साथ दें। उन्होंने ये भी कहा कि अग्रेसिव अप्रोच लेने की ज़रूरत है। हालांकि अयूब ख़ान वॉज सस्पिशियस ऑफ दिस इंटायर डिज़ाइन। शायद आप सरप्राइज़ हों ये देख के, लेकिन अयूब ख़ान साहब को इस सब में डाउट की बू आ रही थी। वो ये देख रहे थे कि ये अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि हर एक क्रिटिकल थिंकर को हर इस तरह के डिज़ाइन को क्रिटिकली देखना चाहिए। लेकिन भुट्टो साहब अपने वॉर के जिंगोइज़म में मुकम्मल तौर पे कन्विंस थे कि नहीं, हमने ये हर सूरत करना है और साथ साथ अग्रेसिवली करना है। और इसमें अल्ताफ़ गौहर साहब अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि जहाँ पर अयूब की जजमेंट भी इम्पेयर्ड हो गई वो इसीलिए कि अयूब नेचुरली ये फ़ील करते थे, कोट एंड कोट उन्होंने लिखा है कि हिंदूज़ हैव नो स्टमक फॉर अ फाइट, कि हिंदुस्तान के जो शहरी हैं, जो फ़ौजी हैं, वो लड़ नहीं सकते। तो जब भुट्टो साहब ने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, हिंदुस्तान तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता आगे से, तो आगे से अयूब साहब कन्विंस इसीलिए हो गए कि वो इस मैक्सिम पे यकीन करते थे जो कि एब्सोल्युटली फॉल्टी निकला। और साथ साथ ये कि जो केयरफुल अप्रोच थी अयूब ख़ान की वो विड्रॉ हो गई, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और उनको मैनूवर मैनिपुलेट कर लिया गया। जब अख्तर हुसैन मलिक साहब भी साथ मिल गए तो उनको रिपोर्ट्स ये दी गई कि हिंदुस्तान इस पोजीशन में ही नहीं होगा अगर जिब्राल्टर सक्सेसफुल होता है कि वो कश्मीर को एक दिन भी होल्ड कर सके। इस तरह से ऑपरेशन जिब्राल्टर का ऑपरेशनलाइज होने का आगाज़ हो जाता है। मरी में इसका हेडक्वार्टर बनता है, टास्क फोर्स का आगाज़ होता है, मल्टीपल टास्क फोर्स बनाई जाती हैं। अच्छा, इनके नाम रखे जाते हैं तारिक टास्क फोर्स, कासिम या फिर खालिद गजनवी, ये तमाम नामों के ऊपर इंतखाब किया जाता है टास्क फोर्स का नाम रखने का। इसका मतलब ये है कि प्योरली आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड एक जंग थी जिसमें हम ये सोच रहे थे कि जो इन्वेडर्स एक दौर में आके हिंदुस्तान में प्लंडर और लूट फैलाया करते थे, हम भी अब वही बन गए हैं। और हमने अपने इन सारी टास्क फोर्सेस का नाम भी उन्हीं के नामों पर रखना शुरू कर दिया, जिसमें गजनवी था, गौरी था और बाकी सब नाम थे। तो इनकी ट्रेनिंग का आगाज़ होता है और कश्मीर में नॉर्दर्न साइड से हाथों में हथियार उठा के और राशन उठा के पैदल चल के महीनों तक बर्फ़ों के ऊपर ये लोग दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें बहुत से लोग SSG के भी थे। शायद आपको ये मालूम ना हो, लेकिन SSG वो फोर्स है जो कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कहलाती है, जो कि बनाया ही US एड से था टू फाइट अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ कम्युनिज़म। लेकिन अमेरिका को इस वक्त तक मालूम नहीं है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारी मिलिट्री एड रूस के ख़िलाफ़ दी थी हमें, और हम माशाल्लाह अपने हमसाये के ख़िलाफ़ चढ़ गए। तो ये सारा कुछ देखते हुए
ये मुजाहिदीन कह लीजिए आप, या फिर गुरीला फाइटर्स कह लीजिए, या फिर डिस्गाइज सोल्जर्स कह लीजिए, ये सब कश्मीर में एंटर होना शुरू हो गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ निकली, ठीक है। और आइडिया ये हुआ इन तमाम फ़ाइटर्स को कि वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी इतनी मुख्तलिफ है कि लोकल्स तो तैयार ही नहीं है लड़ने के लिए। इनफैक्ट वो सस्पिशस होना शुरू हो गए कि ये सब कहाँ से आ गए हैं। तो इस पर अल्ताफ़ गौहर साहब भी लिखते हैं कि रात के अंधेरे में अक्सर ये मुजाहिदीन जब लोकल कश्मीरियों के पास जाया करते थे कि हम तुम्हें आज़ाद करवाने आए हैं, तो वो आगे से खौफज़दा होकर इंडियन अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर दिया करते थे कि ये पता नहीं कौन लोग हैं। क्योंकि वो लोग सोचते थे कि यार अगर हम पकड़े गए तो हमें भी मार पड़ेगी, तो इनको तो पकड़वाओ उनके हाथों। तो लोकल्स ने ही इन तमाम फ़ाइटर्स को इंडियन अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दी। कोई बकरियां चराने वाला है जिसने पहाड़ पर कुछ लोगों को आते हुए देख लिया है, या फिर कोई दुकानदार है। उसकी वजह यह है कि वो इतना इजीली आइडेंटिफाई होना शुरू हो गए क्योंकि ना उनको कश्मीरी ज़ुबान बोलनी आती थी, ना वो विजिबली कश्मीरी लगते थे, और ना उनका लहजा और डायलेक्ट वैसा था। तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन इतना पुअर था कि बग़ैर वहाँ के लोगों की तरह का भेस बदले, उनकी ज़ुबान सीखे, आपने इतने बड़े नंबर को वहाँ भेज दिया जो कि उनमें मिक्स नहीं हो पाए और रिपोर्ट होना शुरू हो गए। बदले में क्या हुआ कि इंडिया अलर्ट हो गया और लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से अलर्ट कर दिया गया इंडियन फोर्सेस को। इंडिया ने रिएक्ट करने के बाद रूट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया ताकि मज़ीद मुजाहिदीन एंटर ना हो। यहाँ तक कि मुज़फ़्फ़राबाद भी थ्रेटन होना शुरू हो गया कि कहीं इंडिया कैप्चर ना कर ले उसको। और पाकिस्तान का ऑन द कॉन्ट्ररी प्लान क्या था? पाकिस्तान का प्लान ये था कि ये तमाम फोर्सेस वहाँ पर जाएंगी, सलाहुद्दीन फ़ोर्स के नाम से जो बटालियन थी वो ये करेगी कि तकरीबन 8 अगस्त के दिन, यानी कि ये 6 सितंबर से 1 महीने से पहले से हो रहा था। अब हमने डिफेंस डे तो 6 सितंबर को मनाया है, लेकिन अगस्त के आगाज़ में ही हम अपनी फोर्सेस को वहाँ पर भेज चुके थे, ठीक है। तो 8 अगस्त को श्रीनगर में इनका प्लान ये था कि जिस दिन वहाँ पर कुछ एहतजाज की कॉल थी, और क्योंकि अब्दुल्ला के अरेस्ट पर एहतजाज होने थे, तो उसी दिन का इंतखाब करना था कि सलाहुद्दीन फ़ोर्स ने रेडियो को सीज़ कर लेना था, श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्ज़ा कर लेना था, और उसके बाद में लिबरेशन का ऐलान करना था, और फिर कश्मीर के लोकल्स ने सपोर्ट कर देना था उनको। ये ख्वाबों में भुट्टो साहब ने और अज़ीज़ साहब ने प्लान बना रखा था, सपोर्टेड बाय अख्तर हुसैन मलिक, और ये सारा कुछ करने के इन्होंने ख्वाब देख रखे थे। लेकिन हुआ क्या, वो ये कि इंडियन अथॉरिटीज़ अलर्ट हो गई, और इसके बाद में जो रिस्पांस आया वो बिल्कुल एंटिसिपेटेड नहीं था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के अलावा एक और ऑपरेशन का भी प्लान किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम का डिज़ाइन क्या था? उसका डिज़ाइन ये था कि वो ये सोच रहे थे कि हम अटैक करेंगे कम्युनिकेशन लाइंस को जो कि पूंछ में और नौशहरा में मौजूद हैं हिंदुस्तान में। साथ साथ ये कि अखनूर ब्रिज जो मौजूद है चिनाब रिवर के किनारे, उसको हम कैप्चर कर लेंगे, पोजेस कर लेंगे, और उसके बाद जम्मू और कश्मीर का तमाम रास्ता, तमाम जोग्राफिकल कनेक्शन हिंदुस्तान से काट के इंडियन आर्मी को एक तरफ लद्दाख और दूसरी तरफ इस साइड पर दरमियान में फंसा के मारेंगे, ठीक है। ये प्लान था। इसकी अभी अप्रूवल नहीं हुई थी, अभी जिब्राल्टर फुल स्केल पर जारी था। और साथ साथ ये कि दूसरी तरफ जब हिंदुस्तान में आइडिया हुआ कि मुजाहिदीन घुस आए हैं, क्योंकि लोकल्स ने रिपोर्ट कर दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन पर एक मैसिव प्रेशर और क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने इतना ठंडा रिस्पांस दिया है, अग्रेसिवली रिएक्ट ही नहीं किया, या आपने ये टॉलरेट कैसे कर लिया, आप क्या एक्शन ले रहे हैं उन लोगों को ड्राइव आउट करने में। तो इस सारे इशू के ऊपर 16 अगस्त को, वे बिफोर 6 सितंबर, 16 अगस्त को दिल्ली के अंदर 1 लाख लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया कि आपने जो रिएक्शन दिया है वो बहुत ही बिनाइन रिएक्शन है, हार्मलेस रिएक्शन है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। सो ग्रेजुअली बिल्डिंग अप 28 अगस्त को हिंदुस्तान ने हाजी पीर पास पे ऑपरेशन शुरू कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया। बहुत सी इंपॉर्टेंट हिल्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया कश्मीर रीजन के अंदर, जिससे पाकिस्तान के सेटबैक्स शुरू हो गए और जिब्राल्टर जो है वो फेलियर में रिज़ल्ट करना शुरू हो गया, क्योंकि लोकल्स ने एक तो पकड़ना शुरू कर दिया लोगों को, इंटेल ऑपरेशन फेल हो गया और सारे मुजाहिदीन जो भेजे गए थे
आइडेंटिफाई होना शुरू हो गए और हिंदुस्तान ने सप्लाई लाइंस भी काटना शुरू कर दी और आगे से काउंटर अटैक लॉन्च करना शुरू कर दिया। जिब्राल्टर के इस फेलियर के बावजूद उस वक्त के कमांडर इन चीफ जनरल मूसा की तरफ से कहा गया भुट्टो साहब को कि आप प्लीज़ मुझे अयूब खान साहब से ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की भी अप्रूवल लेके दीजिए ताकि मैं ओवरऑल कश्मीर पे एक कब्ज़ा करने का जो हमारा प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सकूं। और भुट्टो साहब उस वक्त उस लॉबिंग में मसरूफ़ थे, बजाय इसके कि इस स्टेज पे भी 6 सितंबर से पहले कुछ ना कुछ एक्ट करके डैमेज कंट्रोल कर लेते। नहीं किया। अप्रूवल मिल गई। 31 अगस्त को ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन का भी आगाज़ हो गया और इस ऑपरेशन के आगाज़ के बाद पाकिस्तान का जो फ़ौज का एक छोटा सेक्शन था उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस कर दिया तकरीबन सियालकोट और जम्मू के दरमियान और क्लियर मैसेज दे दिया कि द वॉर हैज़ बीन वेज्ड। अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त तक जब सब कुछ हो चुका है तो पाकिस्तान की इन्फेंट्री को कुछ नहीं पता, ओवरऑल पाकिस्तान की एयर फोर्स को कुछ नहीं पता, पाकिस्तान की नेवी को कुछ नहीं पता। ये मैं नहीं कह रहा, ये एयर मार्शल नूर खान का इंटरव्यू है जो कि डॉन न्यूज़ ने पब्लिश किया है, BBC पर भी पब्लिश किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। कोट एंड कोट नूर खान साहब क्या कहते हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर वॉज प्लान्ड इन सेल्फ ग्लोरी नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि अपने आप को हीरो साबित करने के लिए अयूब, भुट्टो और अजीज़ ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं किया। इट वॉज़ अ रॉन्ग वॉर and they misled the nation with a big lie that India rather than Pakistan had provoked the war। कि उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया कि ये जंग हिंदुस्तान ने शुरू की है, हमने नहीं की। बहुत बड़ा झूठ बोला। नूर खान साहब की स्टेटमेंट ये भी कहती है कि आर्मी ने फोर्सेस के साथ कोई प्लान शेयर नहीं किया। प्रेसिडेंट, डिविजनल कमांडर और कमांडर इन चीफ, इन 3 एंटिटीज़ के अलावा किसी को मालूम ही नहीं था कि जंग शुरू हो चुकी है। अंदाज़ा लगाइए आप, ठीक है। साथ साथ ये कि आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं थी, नेवी को मालूम नहीं था, तो फिर किस तरह से डैमेज कंट्रोल होता अगर हिंदुस्तान रिएक्ट करता। लेकिन इन तमाम अफसरान ने जो कि इस सारे एडवेंचर में इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे रिस्पॉन्ड कर देगा, बिकॉज दे थॉट ऑफ द इंडियन आर्मी एज अ वेरी वीक एंटिटी एट दैट स्टेज विच वॉज प्रूवन एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जनाब 6 सितंबर की सुबह होती है और 2 इंडियन आर्मी के कॉलम्स जो हैं वो लाहौर की तरफ पेशकदमी शुरू कर देते हैं। साथ साथ ये कि एक कॉलम सियालकोट की तरफ जाता है और पाकिस्तान एयरफोर्स की बेसिस पर हमले शुरू हो जाते हैं। सो पाकिस्तानीज़ टर्न्स आउट आर टेकन बाय एब्सोल्यूट सरप्राइज। जो ब्लिट्सक्रीग कहा करता था ना जर्मन आर्मी वाले, कि अचानक से विदाउट लेटिंग द एनिमी नो एक चीज़ प्लान करके ऑपरेशन लॉन्च कर देना, वही हो गया। क्योंकि टॉप ब्रास ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक ऐसी जंग जो कि कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी में लगाई जा रही है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक पहुंच जाएगी, जो कि पहुंच गई। लाहौर पर 3 pronged अटैक हुआ 3 जगहों से, वाघा से, बेदियाँ से और जसड़ पिंड से। और इसके साथ साथ आगे से अगर पाकिस्तान के रिएक्शन की बात की जाए वो भी बहुत सॉलिड था। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जो फ़ौज थी वो ब्रेवली लड़ी नहीं, बिल्कुल ब्रेवली लड़ी। लेकिन जिन लोगों ने ये ऑपरेशन प्लान किया, जो कम्युनिकेशन का डिबैकल था, जो एडवेंचरस सोच थी, उसने बहुत बड़ा डैमेज कर दिया। 3 दिन तक पाकिस्तान की फ़ौज ने लाहौर के फोर्ट्रेस को होल्ड करके रखा, ठीक है, पेशकदमी होने नहीं दी हिंदुस्तान की अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू किलोमीटर्स। साथ साथ ये कि सितंबर 11 की अगर मैं बात करूं, यानी कि जंग के 5 दिन बाद, तो पाकिस्तान ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमने खेम खरन को कैप्चर कर लिया है, जो कि अमृतसर और फ़िरोज़पुर के दरमियान वाक़ है। इंडिया ने क्लेम किया कि हमने बरकी का जो कस्बा है उसको कंट्रोल कर लिया, जो आज भी लाहौर के पास मौजूद है, BRB कनाल के पास। तो उस वक्त दोनों तरफ से टेरिटोरियल क्लेम्स भी जारी थे। कोई कह रहा था कि हमने ये जगह ले ली है, हम इसको डिनाई करते हैं। तो दोनों तरफ से अपोजिंग क्लेम्स आने का सिलसिला भी जारी था। सियालकोट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 600 टैंक्स की बैटल हुई, बहुत बड़ी टैंक बैटल थी। ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शायद सबसे बड़ी टैंक बैटल इस रीजन में हुई। तो इस बैटल में भी एब्सोल्यूट स्टेलमेट की कंडीशन थी, एयरफोर्स ने असिस्ट किया। और साथ साथ ये कि अगर सिंध और राजस्थान के बॉर्डर की बात की जाए तो 8 सितंबर की रोज़ हिंदुस्तान ने गादरों पे अटैक कर दिया और अमृतसर को पाकिस्तान कैप्चर करने वाला था। लेकिन जब इंडिया ने ये सारी सिचुएशन देख के अपने डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए, क्योंकि एक और इशू भी पाकिस्तान को दरपेश है, वो ये है कि पानी
हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ फ़्लो करता है। इंडिया इज़ अपर राइपेरियन, पाकिस्तान इज़ लोअर राइपेरियन। तो पानी खोलने के बाद अल्ताफ़ गौर साहब अपनी किताब में लिखते हैं दैट खेम खरन बिकेम अ ग्रेव यार्ड फॉर पाकिस्तानी टैंक्स, कि खेम खरन पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया पानी के आने की वजह से, ठीक है। और जीती हुई वॉर वहाँ पे अल्ताफ़ गौर कहते हैं कि द वॉर वाज ऑफिशियली ओवर, ठीक है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने कराची में, पिंडी में, सरगोदा में, पेशावर तक में बॉम्बिंग की। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत ही दलेरी से और बहुत ही ब्रिलियंटली फ़ाइट किया। उसकी वजह यह है कि जो ज़मीन पे सारे लॉसेस हो रहे थे इन्फेंट्री के, उसको एयरफोर्स ने कवर कर लिया। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इसीलिए कह सकते हैं कि 3 गुना बड़ी इंडियन एयरफोर्स को कर्टेल किया। साथ साथ ये कि पठानकोट में, जामनगर में, अम्बाला में, अमृतसर में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में अटैक्स किए। और इस दौरान बहुत से वॉर हीरोज़ का भी आपको तस्करा सुनने को मिलता है, जिसमें आपको याद होगा कि आज तक इनके नाम से पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सड़कें भी मंसूब हैं। स्क्वाड्रन लीडर थे मोहम्मद महमूद आलम यानी कि MM आलम, जिन्होंने तकरीबन 5 हंटर एयरक्राफ्ट्स को 1 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय करके उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। फिर और बहुत से वॉर हीरोज़ थे। मेजर अजीज़ भट्टी की कहानी BRB कनाल पे आपको याद होगा कैसी रही। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी के जो कारनामे थे वो भी आपको याद होंगे। भारत की तरफ से भी बहुत से वॉर हीरोज़ थे। चमन लाल जो कि फायरमैन थे, ब्रेवली लड़े, ठीक है, और टैंक वैगन्स को जलते हुए इस्तेमाल किया दुश्मन के ख़िलाफ़। राइफ़लमैन थे भारत के जिनका नाम मथन सिंह था, उन्होंने राजपुताना राइफ़ल्स की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए एक मशीन गन से बहुत हैवी नुकसान किया पाकिस्तान का। तो दोनों तरफ जो एक वॉरियर्स की ग्लोरिफिकेशन होती है, जो टेल्स होती हैं, वो भी साथ साथ चल रही थी। और सिचुएशन इस पॉइंट तक ये कहा जा सकता है कि एब्सोल्युटली स्टेलमेट की थी, यानी कि अगर कहीं एक मुल्क जीता तो दूसरी तरफ कहीं किसी दूसरे मुल्क ने एडवांस कर लिया। ओवरऑल देयर वाज नॉट अ क्लियर विक्टर बाय दिस पॉइंट। इस दौरान तकरीबन जंग का आगाज़ हुए 11 दिन से 12 दिन हो चुके थे और पाकिस्तान के पास एम्यूनेशन ख़त्म होना शुरू हो गया था। नेगोशिएट करने की जहाँ तक बात है, भारत नेगोशिएट करना नहीं चाह रहा था, पाकिस्तान वाज रनिंग आउट ऑफ एम्यूनेशन। ये वो टाइम है जब चाइना की तरफ से भारत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई। चीन ने यह भी कहा कि भारत की तरफ से नेकेड अग्रेशन किया गया 6 सितंबर को। चीन ने यह भी कहा कि अगर आप चाइना सिक्किम कॉरिडोर की तरफ आए तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये स्टेटमेंट सुनकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि अगर चाइना इस जंग में कूदा तो अमेरिका और ब्रिटेन हम दोनों भारत का साथ देंगे। यानी कि ये ख़ित्ता एक फ़्लैश पॉइंट बन सकता था एक इंटरनेशनल वॉर का, जो कि वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वॉर के दौरान जो जंग हो रही थी, अगर इसमें चीन या रूस या भारत को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आ जाता तो शायद इस जंग का अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते कितना ज़्यादा बढ़ जाता। साथ साथ ये कि 19 सितंबर को एक सीक्रेट फ़्लाइट ली अयूब खान ने, वो चीन पहुँचे। चो एन लाई जो कि वहाँ पर प्रीमियर थे, उनसे मुलाकात की। चो एन लाई ने उनको कहा कि अगर आप हमारी असिस्टेंस चाहते हैं तो हम उसको देने को तैयार हैं, वॉर को प्रोलॉन्ग कीजिए, बढ़ाएं इस जंग को, एंड वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। लेकिन अयूब खान ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि अयूब खान को थ्रेट था कि हम लाहौर को लूज़ कर देंगे अगर ये जंग मज़ीद कंटिन्यू होती है, और फिर डैमेज कंट्रोल करना हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा। और वैसे भी चूँकि उन्होंने अपनी फ़ौज को, एयरफोर्स को अलर्ट तक नहीं किया था, तो एक लंबी जंग के लिए पाकिस्तान की फ़ौज तैयार नहीं थी। 20 सितंबर को सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करती है कि 2 दिन का टाइम है, सीज़ फायर ना हुआ तो सैंक्शन लगाएंगे या फिर डिसाइसिव एक्शन लेंगे। ये देखते हुए भारत ने फौरी सीज़ फायर कर दिया, पाकिस्तान ने भी सीज़ फायर कर दिया, और यूं जंग ख़त्म हुई। 22 सितंबर को भुट्टो साहब गए सिक्योरिटी काउंसिल में ख़िताब करने के लिए, और हमेशा की तरह जो भुट्टो साहब का वतीरा था कि लंबी लंबी तकरीरें और बड़ी बड़ी जज्बाती बातें करके लोगों को राम करने की कोशिश करना, यहाँ भी उन्होंने कहा कि वी विल वेज अ वॉर ऑफ 1000 years, अ वॉर ऑफ डिफेंस। हज़ारों साल की जंग हम लगाने को तैयार हैं भारत से, क्योंकि भारत ने अपनी पूरी मॉन्स्ट्रोसिटी में पाकिस्तान पर अग्रेशन अनलीश किया है। तो इसीलिए हम भी 1000 साल तक जंग लड़ने को तैयार हैं। लड़ी कितने दिन? 17 दिन, वो भी मुश्किल से, ठीक है। तो इसके बाद यूएस ने भी ख़ासी ग्रीवेंसेस का इजहार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हथियार हमने आपको रूस से लड़ने को दिए थे वो आपने भारत में इस्तेमाल कर दिए, एम्बार्गोज़ लगा दिए,
कि आइंदा से भारत और पाकिस्तान को असलहा नहीं बेचना। यूएसएसआर ने इंडिया को असलहा दिया लेकिन न्यूट्रल रहा। चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने सपोर्ट से जब इनकार किया तो चीन भी ठंडा हो गया। ये था इस सारी जंग का लुबे लुबाब। लॉसेस की बात करें तो बीबीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि बेशक पाकिस्तान ने बड़े हैवी लॉसेस क्लेम किए भारत की साइड पे और भारत ने पाकिस्तान की साइड पे, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग ये कहती है कि हिंदुस्तान 1900 स्क्वायर माइल टेरिटरी कैप्चर करने में कामयाब हुआ, पाकिस्तान 540 स्क्वायर माइल कैप्चर करने में कामयाब हुआ टूवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर। 2800 लोग, 2800 फ़ौजी हिंदुस्तान के मरे, 5800 जानें पाकिस्तान के फ़ौजियों की गईं। 97 टैंक्स हिंदुस्तान के डिस्ट्रॉय हुए, 450 टैंक पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हुए। इस तरह हिंदुस्तान के 7 लाख फ़ौजियों ने जंग लड़ी, पाकिस्तान के 2.5 लाख फ़ौजियों ने जंग लड़ी, यानी कि 3 गुना तकरीबन कम भारत से। 17 दिन की ये जंग स्टेलमेट में रिज़ल्ट होकर ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जंग लगाने वाला पाकिस्तान था और बदले में पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला तो इसको हार तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही वेलर के साथ और ब्रेवरी के साथ पाकिस्तान के फ़ौजियों ने पाकिस्तान की टेरिटरी को डिफ़ेंड किया। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने 6000 पाकिस्तानियों को मरवा दिया उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ। किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें हीरो बनने के लिए किसने कहा था। नहीं सवाल हुआ भुट्टो साहब से कि आप कौन होते हैं पूरे मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करने वाले विदाउट टेलिंग द पीपल। नहीं पूछा। और इतने बड़े लॉसेस पाकिस्तान ने सहे और इसके बाद में ताशकंद डिक्लेरेशन को साइन कर लिया। उस डिक्लेरेशन के हवाले से अगर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से यूएसएसआर यानी कि उस वक्त के रूस में जाकर इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया और इसमें ये कहा गया कि तमाम जो पर्सोनल्स हैं उनको हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि कोई प्रोपेगेंडा एक दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं किया जाएगा जो आज तक हो रहा है, ठीक है। ये भी कहा गया कि इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस को रीस्टोर करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे, आज तक नहीं हो रहे। ये भी कहा गया कि दोनों रियासतों के जो बड़े हैं वो आपस में मिलते रहेंगे कोऑपरेट करने के लिए, दोस्ताना ताल्लुकात को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो रहा। इस एग्रीमेंट की साइनिंग के बाद भुट्टो साहब ने आवाम को ये बताया कि दरअसल अयूब खान साहब ने आपके मुल्क को जाके उधर बेच दिया है, इसी वजह से ये गद्दार वतन है और मैं इनका अब साथ नहीं दूंगा। और उसके बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी का आगाज़ कर दिया जो आज तक जमहूरियत की स्ट्रगल कर रही है। इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं इस बारे में? वो ये कहते हैं, जिस तरह से डेनिस कॉक्स की एक रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि ऑल्दो बोथ साइड्स लॉस्ट हैवीली इन मैन एंड मटीरियल एंड नाइदर गेन्ड अ डिसाइसिव मिलिट्री एडवांटेज, इंडिया हैड द बेटर ऑफ द वॉर। दिल्ली अचीव्ड इट्स बेसिक गोल ऑफ थ्वार्टिंग पाकिस्तान्स अटेम्प्ट टू सीज कश्मीर बाय फोर्स। पाकिस्तान गेन्ड नथिंग फ्राम अ कॉन्फ्लिक्ट विच इट हैड इंस्टिगेटेड। यानी कि पाकिस्तान को कुछ ना मिला एक ऐसी जंग से जिसका आगाज़ उन्होंने खुद किया था। इंग्लिश हिस्टोरियन जॉन के ये कहते हैं, द वॉर लास्टेड बेयरली अ मंथ, पाकिस्तान मेड गेन्स इन द राजस्थान डेजर्ट बट इट्स मेन पुश अगेंस्ट इंडियाज जम्मू श्रीनगर रोड लिंक was repulsed and Indian tanks advanced to within a sight of Lahore. Both sides claimed victory but India had most to celebrate. यानी कि ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान ने ज़्यादा लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए और विक्ट्री का क्लेम उनका हमसे बड़ा है। स्टैनली वुलपर्ट जो कि बड़े ऑथेंटिक हिस्टोरियन हैं, वो ये कहते हैं, द वॉर एंडेड इन व्हाट हैपेंड टू बी अ ड्रॉ when the embargo placed by Washington on US ammunition and replacements for both armies forced cessation of conflict before either side won a clear victory. यानी कि दोनों में से कोई एक भी इससे पहले के जीतता पहले ही सीज़ फायर हो गया। India, however, was in a position to inflict grave damage to, if not capture, Pakistan's capital of the Punjab when the ceasefire was called. यानी कि लेकिन जब जंगबंदी हुई उस वक्त हिंदुस्तान इस पोजीशन में था कि लाहौर पे कब्ज़ा कर लेता। एंड कंट्रोल्ड कश्मीर स्ट्रेटेजिक उड़ी पूंछ बल्ज मच टू अयूब्स चैग्रिन। तो कह सकते हैं कि स्टैनली वुलपर्ट ने भी ये कहा कि ये वॉर स्टेलमेट में एंड हुई, कोई नहीं जीता। इसीलिए दोनों तरफ से अगर कोई क्लियर विक्ट्री को सब्सटेंशिएट करने की, अनाउंस करने की कोशिश करता है, गलत कहता है। इस जंग से नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ रुक गई, पाकिस्तान ने मिलिटरिटी सोचना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने अपने तमाम जो तरक्की की एक पूरी दहाई थी उसका सारा खून चूस के इस जंग पे झोंक दिया। 6000 लोगों को मरवा दिया और मिला कुछ भी नहीं। और हर तरफ से सैंक्शन लग गए, सपोर्ट बंद हो गई, आइसोलेट होना शुरू हो गया। 6 साल बाद आधा पाकिस्तान 71 में टूट गया। कंक्लूजन ये है
कि जब भी ऐसे फ़ैसले होंगे जिसमें 3 से 4 लोग बैठ के पूरी कौम का फ़ैसला करके उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना भी नहीं चाहेंगे, तो तब यही रिज़ल्ट आएगा। जब तक आप ये सोचेंगे कि आपने जंग के मैदान में मुकाबले करने हैं, मईशत के, आईटी के, साइंस के, तालीम के मैदान में नहीं करने, यही रिज़ल्ट आएगा। जब आप ये सोचेंगे कि सिर्फ जंगो जदल से ही आप गेन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तब यही रिज़ल्ट आएगा। और अगर पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान ये सोचते हैं कि एक ऑब्सक्यूरांटे स्टेट बनाएंगे, यानी कि पोशीदा रियासत जो कि कोई भी फ़ैसला आवाम के मुंतखब नुमाइंदों से पूछे बगैर ही करती जाएगी, तो हमेशा ये रिज़ल्ट आएगा। इस जंग के बारे में पढ़ के सबसे पहली कंक्लूजन ये निकालिए कि ये जंग हम पर मुसल्लत नहीं हुई, हमने की थी। नंबर 2, ये जंग कोई भी नहीं जीता। नंबर 3, इस जंग से पाकिस्तान की वीडियो तो होगी ख़त्म। बाकी जिस तरह भाई का अंदाज़ है, मुजम्मल भाई का आराम से धीमे अंदाज से पूरी समझ देते हैं, देखने वाले को पूरा कह लें कि डिलीवर करते हैं मैसेज, तो देखने का बड़ा मज़ा आया। तो सबसे पहले थैंक्स करते हैं भाई मुजम्मल कुरैशी का। तो अब आते हैं वीडियो की तरफ के जो वीडियो का मेन टॉपिक था, जो 1965 की वार थी। देखें तो इस बात में तो खैर देखें कि वॉर जो स्टार्ट हुई थी, ये तो हमारे उस वक़्त के साबका जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं, जो एयरफोर्स के जर्नल्स हैं, जितने भी हैं, वो ये उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हुए हैं। वो कहते हैं कि ये वॉर जो थी ये पाकिस्तान ने स्टार्ट की थी, लेकिन पाकिस्तान ने की, देखें कि ये बात मान लेते हैं, लेकिन इंडिया इस पर यह क्लेम करता है कि ये वॉर जो थी ना, ये पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान जो है ना वो हारा हुआ है, इंडिया जीता हुआ है। लेकिन देखें कि यहाँ पर एक किस्म का क्लियरेंस नहीं है, अगर बिल्कुल क्लियरेंस नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए इंडिया पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा था। तो इस अगर लिहाज से देखा जाए, पाकिस्तान ने इंडिया को काफ़ी दिन रोके रखा, इतनी छोटी फौज होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान जीता हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मसला हल हो गया। जो हमारे अक्सर एयर फोर्स के रिटायर जो है ना अफसर, वो बकवास करते रहते हैं कि एम आलम ने कोई 5-6 जहाज नहीं गिराए थे। तो यहाँ पर भाई वीडियो में बिल्कुल साबित किया कि उसने बाकी 1 मिनट में 5 इंडियन जो एयरफोर्स जहाज थे ना, वो उसने गिराया मेरे भाई। बिल्कुल, वो तो गिराया है। अच्छा, उसके बाद आती है जंग की स्टार्टिंग। यार ये जंग स्टार्टिंग नहीं थी। हम ये तो मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की तरफ से अग्रेशन किया गया कश्मीर में, वो मेरे भाई लोकल्स हो सकते हैं, उनके साथ आर्मी के कुछ SSD कमांडोज हो सकते हैं, लेकिन ये मुकम्मल वार का ऐलान नहीं था, ये हकीकत है। उसके बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद जो उसने डैम्स पर कब्जा करना था या कश्मीर को कट आउट करना था, यहाँ पर भी उसने पूरी फोर्स नहीं उतारी। ये हम देखा ना भाई रहमतुल्लाह वीडियो में, यहाँ पर भी ना नेवी को पता है, ना एयरफोर्स को पता है, यहाँ तक पूरा आर्मी को भी नहीं पता। दूसरी आर्मी को भी अभी तक नहीं पता। ये तो कोई खास फोर्स थी जो आगे गई है, मतलब कि जैसे प्रॉक्सीज होती हैं, ये ऐसी थी। और इसके एग्रेशन में मेरे भाई इंडिया ने तो पूरी वार छेड़ दी मेरे भाई। मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ, उसने पूरे मुल्क के बॉर्डर पर वार छेड़ दी। सियालकोट में भी, लाहौर में भी, उधर सिंध साइड पे भी जो बॉर्डर। ये कहा जाए कि गलती किसकी है, तो गलती को मैं मान सकता हूँ कि किसी हद तक पाकिस्तान की है, ठीक है, ये बात मैं कह सकता हूँ। आप कहें प्रॉपर जंग पाकिस्तान ने शुरू की थी, ये मैं नहीं मानूंगा। उस प्रॉक्सी वॉर के रिजल्ट में जो पूरी जंग का ऐलान है वो इंडिया ने किया हुआ है। ये इस वीडियो से मेरे भाई साबित होता है। और दूसरी बात, अलग-अलग तस्वीरें दिखाएंगी कि हमने इस इलाके पर कब्जा किया, इस पर किया। अगर कहीं पर आपकी फौज आगे है तो उसके बदले में पाकिस्तान की आपके कानून बहुत से इलाकों में आगे फौज है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात ये क्लियरेंस नहीं है। और ये दरमियान में सेंटर में आकर जब सीज फायर का हुक्म दिया जाता है मेरे भाई, तो जंग रोक दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत मजे की बात मुझे पता चलती है, हम दोनों मुल्क भी जलील हैं। वो कैसे? पाकिस्तान भी जलील कंट्री है, शुरू से लगा आ रहा है। इंडिया भी जलील कंट्री है। और जब वार तुम लोगों की, एक मिनट मेरी बात सुन, जब वार तुम लोगों की है, तुम आपस में लड़ रहे हो, जब जो है इंटरनेशनल इदारा, क्या यार नाम उसका, UN आप लोगों की जंग रोकता है, तो आज यूक्रेन और रूस की जंग क्यों नहीं रुकती? फलस्तीन की और इजराइल की जंग क्यों नहीं रुकती उसके कहने पर?
मतलब कि आप दोनों कंट्री इतने कमजोर थे ना उस वक्त भी और आज भी। नहीं, हम तो कमज़ोर हैं, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इंडिया की बात करें तो भाई वो अब क्या यार आज की दौर की सुपर बात पावर करो। एक कंट्री काम करती है ना, वो इंडिया कर रहा है यार जिसमें आप मुआशी तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत तरक्की कर ली, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन आज भी अगर वॉर होती है ना, बिलफर्ज पाकिस्तान इंडिया की होती है, चाइना इंडिया की होती है, हालांकि दोनों तब बड़े मुल्क हैं चाइना इंडिया, तो इनको रोकनी पड़ेगी उस इदारे के कहने पर। ना इजराइल रोक रहा है ना रूस रोक रहा है। मुझे ये बताओ क्या वो मुल्क नहीं है, क्या वो उन पर ये हुक्म लागू नहीं होता, या वो इनको मानते ही नहीं है? देखें कि ये जो यूएन है ना, ये आपको बात क्लियर पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ जो ये है ना अपने जो कंट्री यूरोपियन कंट्रीज नहीं, यूरोपियन के लिए नहीं है। सिर्फ जो हुक्म लागू करना है ना इसने, वो एशिया पर इसने करना होता है। एशिया की जितनी भी कंट्री उस पर हुक्म लागू करना होता है, और जो सारा जो फायदा जो देना होता है वो यूरोप कंट्रीज को देना होता है इसने। तो फलस्तीन की बात करें तो भाई खैर टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसके पीछे अमेरिका है, और अमेरिका के जो चंद एक मिनिस्टर हैं वो ऊपर से बयानबाजी करते हैं कि जी हम इसको ख़त्म करवाना चाहते हैं, हम इसको रुकवाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा भाई असल में उनको डिफेंस का सारा सामान प्रोवाइड वही कर रहे हैं जितना भी मेरी है। बात सुनो ना, पता सारी दुनिया को है ना, यूएन को भी पता है ना। अच्छा अब यूरोप में शुरू हो जाती है कत्लेआम। मैं एक मिसाल देता हूँ, जो फ़लस्तीनी चाहे गए हैं, पाकिस्तानी गए, ईरानी गए, अरब से लोग गए हैं, जो मुसलमान वहाँ पर है, वो मारना शुरू कर देते हैं पूरे यूरोप में भी और अमेरिका में गोरों को, या फ़लस्तीन के अंदर जो रहने वाले मुसलमान हैं वो मारना शुरू कर देते हैं उन लोगों को। तो ये यूएन क्या करेगा? ये करेगा कि इन सब को पकड़ो, इन सब को सजा दो, या इन मुल्कों पर सैंक्शन लगाओ। ये ऑर्डर 100 में से 100% लगेगा। बिल्कुल, ये तो ऐसे ही है। यहाँ पर वो दांतों में ना च्युइंगम चबा कर बैठा है और कोई बात ही नहीं करता। पूरी दुनिया बैठी है, कोई बंदा बात नहीं करता। नहीं भाई, इंडिया की बात करें, जो बात सच है इंडिया अगेंस्ट मैं बोलता हूँ जहाँ पर मुझे बोलना चाहिए, जो यहाँ पर मुझे लगता है, लेकिन जहाँ पर सही हैं वो सही भी हैं। ये डॉक्टर जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर शंकर यूरोप में उन्होंने जाकर उनको भी ललकारा था, तो ये मैं कहता हूँ कि बड़ी एजाज़ की बात है कि कोई एशिया से बंदा गया है और वहाँ पर उनकी आंख में आंखें डालकर कहा कि यूरोप का मसला पूरी दुनिया का मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मसले को यूरोप को अपना मसला समझना चाहिए। तो ये आज पता है पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने नहीं बात की। पाकिस्तान तो एक फिर भी कुछ कंट्रीज में ऊपर की कंट्रीज में शामिल होता है। आपको पता है जनरल कज़ाफी जो है उन्होंने क्या बयान दिया था सफेद यूनियन में जाकर, तो उनके साथ फिर क्या हो? और यार हुआ सो हुआ, वो तो एक अलग मसला है। उसने सफेद यूनियन के चेयरमैन पर मुंह के पर कागज मारे थे। बिल्कुल ऐसे देखा। उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या जानता हूँ, मैं अपने मुल्क का सदर हूँ, मैं अपनी आवाम के लिए सोचूंगा। ठीक है, मारा जाना जिंदा रहना वो मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। अच्छा वीडियो की तरफ लौटते हैं, वो तो बातें होती रही ना। वॉर की बात करें तो ये काफ़ी हद तक हमारे प्यारे मोस्ट प्यारे कह लें कि डियर आलोक सर, उन्होंने काफ़ी डिफेंस डिटेक्टिव पर काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादातर वॉर्स पर। तो ये देखें कि आप भी सैयद मुजम्मल को काफ़ी हद तक मतलब कि उसको लाइक करते हैं कि वो आप खुद कहते हैं कि इनकी सर्च भी अच्छी होती है, इनकी वीडियो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो वीडियो के मुताबिक ये देख लें कि भाई कह रहे हैं कि तकरीबन 5 के 600 उन्होंने कहा है कि जो टैंक थे इंडिया की तरफ से आए थे सियालकोट के चोंडा के मकाम पर, और कब्रिस्तान का टैंकों का कब्रिस्तान बन गया था। और आज भी इस वक्त भी 2024 को जो है आज भी वहाँ पर टैंक जो हैं वहाँ पर पड़े हुए हैं। और इंडिया ने पाकिस्तान ने भी इंडिया के काफ़ी रकबे पर कब्जा किया, लेकिन इंडिया ने जो है ना वो पाकिस्तान के ज़्यादा रकबे पर ज़्यादा इलाके पर जो है ना कब्जा किया। फिर सीज फायर हो गया। अच्छा बात यहाँ पर जो है ना हारने और जीतने की आई, तो हालात रिजल्ट है, कोई रिजल्ट नहीं। अगर मैंने ये शुरू में की बात कर रही थी, मैंने कहा अगर देखा जाए ना पावर्स के लिहाज से इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, उसके पास कितनी पावर थी, और पाकिस्तान को दूसरी जगह देखा जाए तो इनको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पर भी जीता हुआ है।
क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा जो है ना पावरफुल मुल्क था, उसकी आर्मी भी ज़्यादा थी, उसके पास जो है ना माली लिहाज से भी जो है ना वो ज़्यादा ताकतवर था। पाकिस्तान लो था, तो उस वक्त इतने बड़े मुल्क अच्छा से भैया, टक्कर लेना जब मैं कोई आम बात बात करता नहीं था ना है। वीडियो में, तो एक मिनट मेरी बात सुन, जब मैं वीडियो में बात करता ना कि पाकिस्तान को जंग रोकने में मजबूरी सबसे बड़ी पता क्या बन जाती थी, कि उनके पास से मेरे भाई असला ख़त्म हो जाता था, या असला ख़त्म हो जाता या पैसे की कमी आ जाती, तब जंग रोकी जाती थी मेरे भाई। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आर्मी जो थी वो नखट्टू या मतलब कि कमज़ोर थी, या हमारे जो लड़ने का जज्बा भी रखते हैं, ये बात कर ठीक है ना, बिल्कुल। यही सबसे बड़ा मसला है। और इस मसले को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि पहले हम अपने मुल्क में तरक्की करें, अपने लोगों में तालीम दें, अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे, जंगो जदल को छोड़ें। बिल्कुल ये बात है, ये तो पूरी बातें जो है ना हो चुकी हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है अब मतलब अगली इंडियन मरतबा हमें इससे परहेज करना चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट समेत इंडियन जो है ना दूसरी पब्लिक, उसके सर पर भूत सवार हुआ है कि हम पाकिस्तान को निस्बत नबूद कर देंगे। भाई पाकिस्तान में भी लोग देखते ऐसा ना, ऐसा ख्याल से भी ना करना मेरे भाइयों। पता क्यों? क्योंकि जिस मुल्क में वॉर शुरू होती है ना, ये आप रूस और यूक्रेन को देख लें, आप कहेंगे रूस को फर्क नहीं पड़ा। यूक्रेन तो बहुत छोटा मुल्क है, मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, बहुत ही छोटा रूस के मुकाबले में। तो मेरे भाई अगर पाकिस्तान के बारे में आप कहते हैं ना, तो यहाँ पर एक भी इंटरफेरेंस मुल्क कर देता है, अमेरिका कर देता है, चाइना कर देता है, या इंडिया की तरफ रूस कर देता है आज भी, तो ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली ऐसे ही है भाई। दोनों मुल्कों की तबाही उतर जाएगी मेरे भाई। बाकी का मुझे पता नहीं, तो जो पाकिस्तान है उसका तो क्लियर है, लेकिन ये भी है कि जो दूसरा कंट्री सामने वाला होगा चैन से, तो वो भी नहीं बैठेगा ना। पता है बात क्या है? इस आज की दुनिया में सबसे बड़ा मसला पता क्या है? उन मुल्कों के साथ जिनके पास एटमी असासे हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं ना कि मेरा एंड है, उसने फिर सामने वाले का भी एंड ही करना है। ये तो हकीकत है ना। अमेरिकन उस वक्त यूरोप जो था वो मेरे भाई हिटलर से तकरीबन जंग हार चुका था जब उसने ये बॉम्ब गिराए थे मेरे भाई। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ भाई? देखें कि क्लियर बात अगर करें, वीडियो काफ़ी लंबी लेंथी हो चुकी है, तो इसके मुताबिक तो भाई जो है ना पाकिस्तान वो वॉर जीता होगा, चाहे जो मर्जी कहने वाले कह लें। कहने वाले तो आप मतलब कि ये भी कहते हैं कि 4 जो वॉर्स हैं चारों के चारों पाकिस्तान ने शुरू की, और पाकिस्तान ही हारा हुआ है, तो मुंह की इसको खानी पड़ी। तो इसको जो है बातें करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है, उन लोगों के लिए भी वीडियो है कि आप सर्च करें और आप जानें। मुझे आज इस चीज़ में ना, इस वीडियो में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव नजर आई। अयूब अली को बहुत बड़ा डिक्टेटर कहते हैं पाकिस्तान, अयूब खान बिल्कुल, पाकिस्तानी भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है। इस वीडियो से साबित होता है अयूब खान नहीं चाहता था कि ये जंग शुरू हो, या ये जंग लड़ी जाए, किसी भी मुल्क के साथ लड़ा जाए, वो नहीं चाहता था। उसके दौर में हमने सुन रखा है, और काफ़ी हमारे बुजुर्गों ने भी बताया कि उसके दौर में महंगाई बहुत कंट्रोल थी मेरे भाई। भाई शुरू में जो है अब तो महंगाई की और जो रिजल्ट, जो रेट उसने एक मरतबा निकालना है ना मुल्क का, वो साल भर वही रेट रहना मेरे भाई चीज़ों का। तो जी बिल्कुल उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय पेश ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड ब्लेस यू।